अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उमर फ़ारूक इन फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस्लामाबाद कुदरती हुस्न से माला माल है, लेकिन अनप्लैंड और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन की वजह से ये हुस्न मान पड़ता जा रहा है। आज हम रावल डैम के किनारे पर खड़े हैं। इस रावल डैम की कहानी ये है कि इर्द गिर्द के मज़ाफ़ाती आबादियों से इंसानी फजला इसके अंदर गिर रहा है। ऑफिशल्स ये बात कंफर्म करते हैं। लेक के दूसरी तरफ आपको बनीगाला की आबादी नज़र आ रही होगी। वहाँ से भी इंसानी फजला इस लेक में आके गिरता है। इसी तरह बाराखऊ और इर्द गिर्द की और छोटी बड़ी आबादियाँ जो हैं उनका फजला यहाँ गिर रहा है। ऑफिशियल ये कंफर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब ये इस डैम का पानी रावलपिंडी शहर को फराहम किया जाता है, उससे पहले इसको ट्रीट किया जाता है, इसको क्लीन किया जाता है। इस बारे में हमने एक तफसीली रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस्लामाबाद जैसे ताकतवरों के शहर में इंसानी फजला ताज़ा पानी के ज़ख़ीरों में शामिल होकर पानी को आलूदा कर रहा है। जी हाँ, ये इस्लामाबाद में हो रहा है और ये उन गैर कानूनी आबादियों की वजह से हो रहा है जिनमें आलूदा पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। बेसिकली जो हम रावल डैम के कैचमेंट एरिया की बात करें तो वो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तो बहुत सारी कच्ची आबादियों के लिए मुख्तस किया गया एरिया था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो वहाँ लोगों ने ज़मीनें ख़रीद के घर बनाने शुरू कर दी हैं, जो कि CDA के प्लान्ड सेक्टर से बाहर हैं। उस वजह से छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने मिलके अपने वो प्लाट्स तो वहाँ पे फ़रोख्त कर दिए, लेकिन प्रॉपर सीवरेज सिस्टम वहाँ लेआउट नहीं किया गया। एक बड़ा फैक्टर ये है। फिर उससे हट के जो दूसरा फैक्टर है, वहाँ पे हमारा एक शादरा नाला और कोरंग रिवर गुजर रही हैं। जो कोरंग रिवर जो है उसका भी कैचमेंट एरिया जो है सारा आबादियों से भर चुका है, और इनका पानी और बारिश के दौरान रन ऑफ जो है वो सारा आता है रावल डैम के अंदर। तो बहुत सारी ऊपर होने वाली अनप्लैंड आबादियाँ रावल डैम में कंटेमिनेशन या वाटर पोल्यूशन की ज़िम्मेदार हैं। इसमें एक फैक्टर अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, फिर हमारे लोगों का बग़ैर किसी प्लानिंग के घर बना लेना, और ये देखे बग़ैर कि क्या उनके घरों के लिए प्रॉपर सीवरेज फैसिलिटी उस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है या नहीं, या कहाँ पे उनका सीवरेज एंड अप होगा, और वही पानी जो कल को उनको पीने के लिए या घरों के इस्तेमाल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसी को वो कंटेमिनेट करते जा रहे हैं। बनीगाला और बाराखऊ इस्लामाबाद की वो आबादियाँ हैं जो CDA से मंजूर शुदा नहीं हैं, इसलिए इनमें घरेलू इस्तेमाल से आलूदा पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। यह आलूदा पानी न सिर्फ मौसफ़ात के साफ पानी के नालों को आलूदा कर रहा है, बल्कि ये आलूदा पानी बिलाखिर रावल डैम में शामिल हो जाता है, जहां से रावलपिंडी शहर को पानी फराहम किया जाता है। देखिए जी, जो रावल डैम है इसमें जो पानी का इनकैचमेंट है, एक तो नेचुरल है जो कि बारिशों से और ऊपर पहाड़ी इलाकों से आता है, लेकिन गुज़श्ता एक दहाई से इसमें बहुत सारा पानी वेस्ट वाटर आना शुरू हो गया है। ज़्यादातर दो इलाकों से, एक बनीगाला से खुद और एक बाराखऊ वाली साइड से। अब आपको पता है कि बाराखऊ एक बहुत बड़ा रूरल आबादी है इस्लामाबाद के, 7 लाख 8 लाख के करीब आबादी है, और बनीगाला भी रैपिडली। तो इन सारे घरों का जो पानी है वो रावल डैम में जा रहा है, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये वेस्ट वाटर जो है ये कहीं भी ट्रीट नहीं होता। अब वो सीधा वो जो वाटर घरों से निकलता है डैम में जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वाटर सप्लाई है आगे रावलपिंडी को उसमें मिक्स हो जाता है। तो जब एक अनट्रीटेड वाटर एक सीवेज वाटर के साथ मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो जितनी भी बैक्टीरिया जो वेस्ट वाटर में होते हैं पॉसिबली हो सकते हैं वो उसमें भी होंगे, और बहुत सारी बीमारियों का जो अच्छी रिसर्च साबित कर सकती है कि ये रिसर्च जो बीमारियां हैं रावलपिंडी में बहुत सारी, वो पानी जो उनको सप्लाई हो रहा है। और पाकिस्तान में बहुत सारी बीमारियों की वजह जो हेल्थ रिलेटेड है उसमें से 70-80% वो हमेशा होती पानी से मुतल्लक है। इस सिलसिले में एक
चंद साल पहले सुओ मोटो एक्शन लिया गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, वासा और पंजाब गवर्नमेंट सारे फरीक थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैचमेंट एरिया जो है वो पंजाब की हदूद में भी फॉल करता है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए और इस मसले की शिद्दत को समझते हुए हमारी सारी टीम ने मिलकर सबसे पहले तो कोरंग रिवर में लोड चेक किया कि कितना पोल्यूशन लोड है और किस किस्म के पोल्यूटेंट्स जो है रावल डैम के अंदर आ रहे हैं और उसको कम करने के लिए किस किस्म के मेजर्स की ज़रूरत है। फिर सीडीए ने इसमें एक इनिशिएटिव लिया, ईपीए के साथ मिलके एक कंपनी को हायर किया और एक डिटेल स्टडी की गई कि इस वक्त वहाँ पे अर्बनाइजेशन का लोड कितना है, पोल्यूशन लोड कितना आ रहा है और इन फ्यूचर किस कदर ये आबादी बढ़ जाएगी। उस चीज़ों को सामने रखते हुए एक डिटेल्ड PC1 तैयार किया गया है, जिसमें पंजाब हुकूमत का भी हिस्सा रखा गया है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस, कि क्योंकि इसमें बहुत सारा बाराकऊ के बाद जो पंजाब का एरिया शुरू हो जाता है वहाँ से भी पोल्यूशन आ रही है। बनीगाला, बाराखऊ और इर्द गिर्द की दूसरी आबादियाँ कोई छोटी आबादियाँ नहीं हैं। इनमें लाखों लोग रिहाइश पजीर हैं और ये नामुमकिन बात है कि इन आबादियों को ख़त्म किया जा सके। हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये कोशिश ज़रूर की गई कि इन आबादियों में निकासी आब का कोई मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, लेकिन ये छोटी सी कोशिश है और इससे खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए। हुकूमत ने अर्बनाइजेशन की इस इम्पैक्ट से निपटने के लिए कुछ इक़दामात, कुछ मनसूबाबंदी ज़रूर की है, लेकिन ये मनसूबाबंदी नाकाफ़ी है और बहुत छोटे पैमाने पर है। आप इस सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो इस्लामाबाद में हुकूमती इक़दामात और हुकूमती मनसूबाबंदी पर अमल दरामद की ज़िम्मेदार है, उसमें अमल दरामद का अमला सिर्फ़ 3 अफराद पर मुश्तमिल है और इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हुकूमत इसमें कितनी दिलचस्पी ले रही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि इस मामले में हमने लीगल एक्शन क्या लिए हैं, तो एक तो जिक्र मैंने किया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया इस पे और उसके नतीजे में ये सारी स्टडी भी हुई, PC1 भी बना। इससे हट के हमारा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत हम नोटिस देते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर्डर देते हैं। तो इस एरिया में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की बेसिस पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बाराकऊ के एरिया में, तकरीबन 12 से ज़्यादा, जिन्होंने छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं, लेकिन हर किसी भी सोसाइटी ने मुकम्मल सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं लगाया। तो तकरीबन 414 के करीब सीवरेज पाइप्स जो इन सोसाइटीज़ के अपना डिस्चार्ज कर रहे थे मुख्तलिफ़ नालों के अंदर और फिर वो अल्टीमेटली कोरंग रिवर में आ रहा था, हमने उसको प्लग इन किया CDA के साथ मिलके। उसके साथ तकरीबन 1400 के करीब नोटिस इंडिविजुअल घरों को मिला के शादारा नाला जो कि बरी इमाम के एरिया से निकलता है, उस एरिया में कोरंग रिवर के ऊपर रहने वाले लोगों को, शॉप्स को, मार्केट्स को, कॉलोनीज़ को और इंडिविजुअल्स को एक एक घर में हमने नोटिस डिस्ट्रीब्यूट किया कि आप अपना जो सीवरेज है या जो भी आपका सेप्टिक टैंक का सिस्टम है उसको कनेक्ट करें। इवन बरी इमाम के इलाके में सारी तकरीबन कच्ची आबादी है और वहाँ पे किसी किस्म की कोई सीवरेज पाइप्स नहीं डले हुए थे, तो उन लोगों को डिज़ाइन तक दिए गए कि आप ये सोकिंग पिट्स या सेप्टिक टैंक्स अपने घरों के अंदर बनाएं और ये अपने घरों का जितना डिस्चार्ज है उसके अंदर रखें। इसके साथ ICT के साथ मिल के उस वक़्त हमने बाराकऊ की एरिया में जहाँ पे ICT की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी, उन्होंने कनेक्ट किया मेन लाइन के साथ बहुत सारी आबादी को और बरी इमाम के एरिया में जो बरी इमाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो जितना शराइन के अंदर का डिस्चार्ज था उस सारे को भी क्लीन किया गया और वहाँ प्रॉपर वॉशरूम्स की और इसकी कंस्ट्रक्शन की गई, स्पेशली जो उर्स के दिनों में वहाँ से लोड आता है तो वो लोड जो है शादारा नाले में ऐड ऑन ना हो। इसके अलावा जितनी वहाँ कच्ची आबादियाँ उन सब में भी हमने लीगल एक्शन लिए हैं। रावल डैम से रावलपिंडी शहर को पानी फराहम किया जाता है। इसके मदाफात में आबाद तमाम आबादियों का इंसानी फुजला रावल डैम में गिर रहा है। हुकूमती माहिरीन के मुताबिक रावलपिंडी शहर को जो पानी फराहम किया जाता है वो सफाई के एक बाकायदा मरहले से गुजरता है। वासा रावलपिंडी की जिम्मेदारी है
जो रावल डैम से पानी पीने के लिए पिंडी के शहरियों को मुहैया किया जाता है उसकी क्वालिटी चेक करें। तो EPA अपने तौर पे रेगुलर वासा के साथ मिलके ये वाटर क्वालिटी चेक करता है। उनकी रिपोर्ट तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास आती है और हमारी टीम रैंडमली जाके उनके साथ डुप्लीकेट सैंपल्स लेते हैं और हम खुद भी वेरीफाई करते हैं कि जो वाटर क्वालिटी वासा क्लेम कर रहा है सप्लाई के लिए वो वाकई मेंटेन की जा रही है। तो ये ज़रूर है कि रावल डैम में बहुत इस वक्त कंटामिनेशन आ रही है, लेकिन जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है शहरियों को पीने के लिए वो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। मेरे पास ये रिपोर्ट पड़ी हुई है सामने ही। कोई इस किस्म का कोलीफॉर्म इकोलाई का जो हमने 100 ml के सैंपल में टेस्ट लिया है वो सारा नेगेटिव आया हुआ है। तो ये तो मैं इस वक्त वसूख से कह सकती हूँ कि पीने के लिए जो पानी सप्लाई किया जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट रावल डैम से उसकी क्वालिटी ठीक है। ये रावल डैम के साथ ही वहाँ एक पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम लगा हुआ है जिसको वासा कस्टोडियन है उसका, और वो वहाँ पे सारा जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन की जाती है, जिसकी वजह से ये अगर कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन है वो ख़त्म की जाती है, फिर उसकी pH कंट्रोल की जाती है। गैर जानिबदार माहिरीन के मुताबिक ये बात यकीनी है कि इर्द गिर्द की आबादियों से इंसानी फुजला रावल डैम में आकर जमा हो रहा है और ये बात जाहिरी है कि इससे पानी बुरी तरह आलूदा हो रहा है। कैचमेंट एरिया से जो पानी आता है किसी डैम के अंदर वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वेस्ट वाटर हो। ये तो दुनिया में ये बिल्कुल ही कानूनी बात होगी कि किसी को हम बताएं कि हम अपने जो फ्रेश वाटर के चैनल्स हैं उसके अंदर हम वेस्ट वाटर फेंक देते हैं, वो तो हमें कहेंगे ये लोग दिमागी तौर पे ठीक है। तो वेस्ट वाटर और फ्रेश वाटर के जो चैनल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो आमतौर पे पानी वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कुछ काफ़ी पैसों वाले हैं, कुछ सस्ते भी होते हैं और उसमें कुछ लोकलाइज होते हैं। कम्युनिटी के बाद आप एंड पाइप पे उसको ठीक करते हैं, फिर आगे उसको लेस टॉक्सिक करके रिलीज़ करते हैं। क्योंकि जो वेस्ट वाटर की टेक्निक है उसमें सादा सी एक मोटी सी बात यह है कि जितनी देर वो पानी फ़्लो करेगा किसी जगह तक पहुंचने के लिए उतने उसमें बैक्टीरिया पैदा होते जाते हैं, उतना वो डेंजरस होता जाता है। तो अगर मेरे घर से 10 मीटर 50 मीटर दूर ही उसको जल्दी से वेस्ट को ठीक कर लिया थोड़ा बहुत, तो जब वो वहाँ से इवन हल्की टेक्नोलॉजी से भी उसको ट्रीट किया है तो उसमें टॉक्सिक जल्दी से कम हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सोच ही नहीं है कि आप एक मोहल्ले की सतह पे एक लोकल सतह पे वेस्ट वाटर को उसकी टॉक्सिक को कम कर। तो ये तो सीधा अब आप कह रहे हैं कि वो सीधा तो रावल डैम में गया तो ऐसे तो कभी नहीं होता। ये महज़ब दुनिया की प्रैक्टिस नहीं है। वेस्ट वाटर को अलहदा से पकड़ा जाता है, अलहदा से उसको चैनल किया जाता है, फिर उसको ट्रीट करने के बाद अगर तो वो इस काबिल है कि उसको आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर दें उसकी क्वालिटी, तो वो आप उसका सेकेंडरी यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ फिर उसको आप डिस्पोज करते हैं। प्रॉपर तरीके हैं, दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ बनी हुई हैं, लेकिन हमारा कैपिटल इसमें तो ऐसी कोई प्रैक्टिस एग्जिस्ट नहीं करती। रावल डैम में आलूदा पानी का गिरना सिर्फ घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पानी के लिए ही नुकसानदेह नहीं, पानी की आलूदगी रावल डैम में पाए जाने वाले आबी हयात के लिए भी नुकसान का बायस बन रही है। उससे नुकसान रावल डैम के अंदर एक तो जाहिर है जितना ज़्यादा पोल्यूशन लोड आएगा आगे ट्रीटमेंट के लिए उतनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उस पानी को साफ़ करने के लिए। उसके साथ साथ बहुत सारे आप देखें नाइट्रेट्स बढ़ जाते हैं। जब नाइट्रेट्स की कंटेमिनेशन रावल डैम में बढ़ेगी तो वहाँ बहुत सारी पौधे जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जो कि पानी के अंदर कुदरती तौर पर चाहिए होते हैं उस पानी की सफाई के लिए। इसके साथ साथ वहाँ पे हमारी जो मैरीन लाइफ है, मछलियाँ हैं, वो अफेक्ट होंगी इनसे। ये हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पीने के लिए जो पानी यूज़ होगा या डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो पानी यूज़ हो रहा है रावल डैम से सिर्फ वो मुतासर हो रहा है। रावल डैम के अंदर मौजूद हमारी मैरीन लाइफ भी इससे मुतासर होती है। तो ट्रीटमेंट करने के बाद पानी साफ़ करके शहरियों को कंजम्पशन के लिए मुहैया किया जा रहा है, लेकिन रावल डैम को इसलिए साफ़ करने की ज़रूरत है और इसकी में आने वाली पोल्यूशन को इसलिए भी रोकने की ज़रूरत है कि हमारा ये एक ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर है और बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज होती जा रही है। तो अगर हम कंटेमिनेटेड पानी ज़्यादा होता जाएगा उतनी एफर्ट्स चाहिए होंगी उसको साफ़ करने के लिए, उतनी इसके अंदर हमारी हयात भी जो है मुतासर होती जाएगी। हाल ही में CDA की तरफ से बनीगाला में 122 इमारतों की फहरिस्त जारी की गई जो CDA के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं और जिसकी वजह से रावल डैम का पानी आलूदा हो रहा है।
लेकिन बनी गाला में सैकड़ों नहीं हज़ारों घर आबाद हैं और बाराखऊ में इससे भी ज़्यादा। और ये बात यकीनी है कि हुकूमत की तरफ से इन इलाकों में निकासी आब का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया गया। नहीं, वो जो मैं आपको साथ शेयर कर रही थी वो ये CDA ने जो स्टडी करवाई थी जिसके बुनियाद पे ये PC1 बनाया गया है, उसमें ये चीज़ है कि कितना अर्बनाइजेशन का लोड हो जाएगा अपवर्ड या कैचमेंट एरिया ऑफ द रावल डैम, और उसकी वजह से कितना इसमें एक्सपेक्टेड आ सकता है। रिपोर्ट में क्या है उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में यही, यानी कितनी स्पीड से बढ़ रही है हमारी आबादियाँ इसके ऊपर, और अगर देखें तो पर स्क्वायर फीट कितनी आबादी हो जाएगी इंसानों की, और उस लिहाज से अगर कितना हमारा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, कितनी वाटर कंजम्पशन बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा सीवरेज पे लोड बढ़ जाएगा। तो ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये इस चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। जैसे CDA का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, आज इस्लामाबाद को बने हुए तकरीबन 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और उसमें हम देखें तो आज दिन तक इस्लामाबाद में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है CDA का, वो सही तरह से फंक्शन कर रहा है, और उसमें आज भी इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि हमारी बहुत सारी नई फैसिलिटीज़, नई बिल्डिंग्स या नई स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, उनका सारा सीवरेज उसमें ट्रीट किया। दूसरी तरफ ये बात भी काबिल गौर है कि ये आबादियाँ ऐसी ज़मीनों पर आबाद हैं जो इस्लामाबाद के क़याम से कबल मकामी लोगों की ज़ाती मलकियत थीं। लेकिन ये बेसिकली तो ये जो बनी गाला है ये रेवेन्यू स्टेट ऑफ मोड़ा नूर है, जो उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर हम चेक करते हैं जाके तहसील ऑफिस में से, तो हमें पता चलता है कि ये मोड़ा मोड़ा नूर है, और बनी गाला ये फेमस है किसी वजह से भी, लेकिन इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम मोज़ा मोड़ा नूर है। अब ऑनरशिप लोगों की वहाँ पर मौजूद थी। इवन इस्लामाबाद बनने से पहले जब डिस्ट्रिक्ट पिंडी होता था उस टाइम भी रावलपिंडी के अंदर मोड़ा नूर जो है इसकी लीगल पोजीशन रेवेन्यू स्टेट की थी जैसे सारे पाकिस्तान में, और लोग ऑनर बैठे हुए थे, गांव पुराने चल रहे थे यहाँ पर। मीनवाइल इस्लामाबाद आया और उसके अंदर डेवलपमेंट्स होती रही, लेकिन ये जो मोड़ा नूर या बनी गाला की पोजीशन है ये कभी भी किसी सोसाइटी के लिए, कभी भी किसी CDA या गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए ना ही एक्वायर किया गया, ना ही इसको जो है किसी ऐसे पर्पज़ के लिए फ़र्दर आज तक हमने नहीं सुना, और ना ही लीगली पढ़ा किसी भी CDA के डॉक्यूमेंट में, वेबसाइट पे, या इनका जो ऑर्डिनेंस है 1960 का कि मोड़ा नूर को किसी भी सोसाइटी के लिए या फर्दर पर्पज़ सेक्टर के लिए एक्वायर किया गया। और जब आप लैंड एक्वायर नहीं करते किसी की भी, तो वहाँ पर लोगों का पब्लिक एंड पर्सनल इंटरेस्ट होता है, और वो फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फुली प्रोटेक्टेड होता है। वो पूरा चैप्टर है उसके ऊपर 25, 18, 4, 10 सारा, कि आप लोगों की मलकियत है, लोगों की ऑनरशिप है, उनको वहाँ से डिस्पोजेस नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर आपको कोई नागानी आफात ना आ जाए, कोई मुल्क को किसी जगह ज़रूरत ना हो। सो नंबर 1 के लोगों का स्टेटस ये है कि लोगों की ऑनरशिप है यहाँ पर, और ऑनरशिप स्टैंड्स ऑन इट्स प्लेस राइट नाउ एट द मोमेंट। अभी तक वो अपने मौजूद है वहाँ पर, और जैसे पूरे बाकी पाकिस्तान में और बाकी इस्लामाबाद में लोगों की ऑनरशिप है, वैसे यहाँ पर भी ऑनरशिप एग्जिस्ट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये आ जाती है इसके अंदर कि 1999 की एक रिपोर्टेड जजमेंट है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की, कि एक दफ़ा यहाँ 1992 में, अगर मैं आई एम नॉट श्योर, 1991 के 92 में एक एक्शन हुआ था जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद अलॉन्ग विद CDA आए और लोगों के घर डिमोलिश करने की कोशिश की। उसके बाद रिट पटिशन्स हुई, एंड दैट रिट पटिशन्स मर्ज हुई और क्लब होके इवेंचुअली वो फाइनली डिसाइड हुई 1999 में। रिपोर्टेड जजमेंट है वो जस्टिस मिस्टर नवाज अब्बासी साहब की, और उसमें उन्होंने कैटेगरिकली वाइज ये लिखा हुआ था, दैट जजमेंट स्टैंड्स ऑन इट राइट नाउ, कि आज तक वो अपनी जगह कायम है कि लोगों को आप उनके राइट्स दिए बगैर कैसे एक्शन कर सकते हैं, कैसे डिस्पोजेस कर सकते हैं। सो प्रेजेंटली इसकी ये पोजीशन है जी, और उसके बाद आज तक ये एज इट इज़ मौजूद है। ये ज़मीनें यहाँ के लोकल जो रहने वाले लोग हैं उनकी मलकियत थी। CDA के कानून के मुताबिक CDA ने ये ज़मीनें एक्वायर्ड करनी थी, उन लोगों को कंपनसेशन देनी थी, उनको अल्टरनेट प्लाट देने थे। वो काम CDA ने नहीं किया, तो वो ज़मीनें तो लोगों की ज़ाती मलकियत है, ज़ाती प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने सेल कर दी आगे। वो तो अपने, उनका जो क्लेम है वो तो बिल्कुल सही है। ये तो इस अथॉरिटी का काम था उनसे ज़मीनें लेके, उनसे एक्वायर करके, वो अनअक्वायर्ड एरिया है,
तो अनअक्वायर्ड एरिया जितना आपका बाकी इस्लामाबाद में जो अनअक्वायर्ड एरिया तो वहाँ पे फिर लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं। सीडीए जब आज से बना आपका इस्लामाबाद बना, उसके बाद पूरा इस्लामाबाद ये था तो लोगों की प्रॉपर्टी, सारी आम लोग यहाँ लोकल लोग रहते थे, तो सीडीए ने पूरा इस्लामाबाद एक्वायर्ड करना था, लोगों को पैसे दे के उनकी ज़मीन खुद ले लेनी थी और फिर उसको खुद अपनी प्लानिंग के हिसाब से उसको डेवलप करना था। लेकिन सीडीए ने सिर्फ मेन सेक्टर जो है वो एक्वायर किए, लोगों को पैसे दिए और बाकी इस्लामाबाद सारा इसी तरीके से छोड़ दिए जो जिसकी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ जन्म ले रहे हैं। तो बाकी वो आज तक अनअक्वायर्ड है, उसका स्टेटस जो है सीडीए ने, इनके रूल्स तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट ये कहने की बात करते हैं, ठीक है होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने एक्वायर भी नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हुई। इसके बिल्कुल बरक्स माहिरीन इस बात की निशानदेही भी करते हैं कि बनीगाला की आबादी जोन 3 में वाक़ है, जहाँ पर हर किस्म की तामीर गैर कानूनी है। इसके बावजूद बनीगाला में कम से कम 2 दहाइयों से तामीरात का सिलसिला जारी है। सर इसमें ये है कि जितना भी एरिया है बनीगाला का, जैसा आपको पता है इमरान खान साहब का खुद अपना घर है, वो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और ये उन्होंने अपनी पिटीशन में भी ये सारी बातें की कि जितनी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जितनी भी इस बनीगाला के एरिया में कंस्ट्रक्शन है वो उसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा, वो किसी अप्रूवल के बगैर बनी है। जब अप्रूवल के बगैर चीज़ बनती है तो उसमें सेवेज का किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं रखा गया, तो वो डेफिनेटली जो, क्योंकि ये एरिया सारा कैचमेंट का एरिया 2 किलोमीटर का रेडियस का, जो आपके रावल डैम का जो हाईएस्ट वाटर मार्क है वहाँ से लेके 2 किलोमीटर तक, तो ये 2 किलोमीटर के, ये तो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता है। तो ये बिल्कुल एक बड़ा इशू है इसका, क्योंकि कोई किसी प्लान के तहत नहीं बना हुआ, अनरेगुलेटेड बिल्डिंग्स हैं। जैसे रिसेंटली 122 बिल्डिंग आइडेंटिफाई भी हुई जिसमें इमरान खान साहब का घर भी है। तो ये बिल्कुल इस तरह इशू है। ये बनीगाला में जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, चाहे वो कमर्शियल हैं चाहे वो रेजिडेंशियल हैं, किसी के पास भी कोई अप्रूवल नहीं है और ये सारी की सारी अनऑथोराइज बिल्डिंग्स हैं। तो शायद अनऑथोराइज कहें तो वो ज़्यादा बेहतर इसलिए होगा कि ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, इवन हम सिर्फ बनीगाला नहीं, आपका जितना इस्लामाबाद का सेक्टर्स हैं, ये जो प्लान सेक्टर बने हुए हैं G6, G7, G8, सीडीए 1960 से लेके आज तक इन सेक्टर से बाहर नहीं निकला। तो ना सिर्फ बनीगाला बल्कि पूरा आपका सेक्टर एरिया को अगर अलग कर दें तो पूरा इस्लामाबाद जितना है वो सारा अनरेगुलेटेड बिल्डिंग, कोई अप्रूवल किसी के पास नहीं है। सीडीए क्योंकि इसकी कैपेसिटी का इशू था, इनके और बाकी मामला थे, सीडीए ने कभी भी, हालांकि जो सीडीए का ऑर्डिनेंस है वो इसको एम्पावर करता है कि सीडीए बिल्डिंग को रेगुलेट करेगा पूरे इस्लामाबाद में। पूरा इस्लामाबाद ये 906 मुरबा मील है आपका, और 906 मुरबा मील को रेगुलेट करना सीडीए की जिम्मेदारी इसके एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत। लेकिन सीडीए ने हमेशा यहाँ पे फोकस रखा और सिर्फ बनीगाला नहीं और बहुत सारे एरिया को इन्होंने इग्नोर किया। बनीगाला का ये हुआ क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पे रहना शुरू हो गए। जब डॉक्टर कदीर खान साहब ने घर बनाया उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई। फिर इमरान खान अर्ली 2003-04 में जब उन्होंने शायद घर बनाया तो उसके बाद और बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपके कैबिनेट मेंबर वहाँ पे रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, तो वो सारा बन गया। और ये इशू हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि ये रावल डैम से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, शायद इस वजह से ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ। देखें जी, इसमें जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1979 है जिसको सीडीए रेफ़र करता है और वो एप्लीकेबल है, लेकिन मैं एक बीइंग अ पाकिस्तानी क्वेश्चन करता हूँ कि जी बनीगाले का कितना पानी है जो जा रहा है रावल लेक में, जो सारे मरी का पानी आ रहा है, बीच में सारे गिरदोनुमा का आ रहा है, बाराकऊ का आ रहा है, ये सारा पानी कहाँ जा रहा है, एम्बेसीज का पानी आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? तो इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो सीडीए के पास है नहीं। पानी के बारे में तो मैं मादत के साथ ये कहूँगा कि अभी तो मैं देख रहा था पिछले दिनों एजिटेशन हो रही थी, लोगों के पास सिटी में पीने के लिए पानी नहीं है, पानी की पोजीशन ये है। और जहाँ तक इसके ऊपर वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो आपका है 1979 की बात की जाती है, और उसके ऊपर सीडीए ने एक लॉ पास किया था जी कि विद इन पैरामीटर्स ऑफ 2 किलोमीटर रेडियस ऑफ दैट रावल लेक वो आता है। तो ये अगर ये जो इन्होंने, मैं जो लिस्ट में देख रहा था उसके अंदर कुछ 1-2 घर इनिशियली उसके ऊपर आते हैं, रेस्ट ऑफ द हाउसेज तो आपने बीच में डिस्क्रिमिनेशन की, एक को दिया दूसरे को छोड़ दिया तीसरे को दिया। दिस इज़ समथिंग पैथेटिक कि आपका जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ 1-2 घरों के लिए नहीं हो सकता, या तो सबके लिए होगा, अवाम और नास के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए होगा, या तो वो अगर पानी प्योरीफाई करना है तो इसका आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। आबादी तो आप नहीं रोक सकते किसी को भी कि जी आप अपना घर ना बनाएं, आप शिफ्ट ना करें, आपको कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को राइट्स है अपना घर बनाने का अपना। ये हो सकता है कि आप उनको ये कहें, जैसे आपने इर्द गिर्द एक दफ़ा सीडीए की और एडमिनिस्ट्रेशन की, इस्लामाबाद आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एक्शन लिया और ये जितने गिरदोनुमा गाँव थे, मुज़ाफ़ाती, बरी अमाम और सैदपुर, उन्होंने कहा जी यहाँ पर लोग अपने सेवरेज टैंक्स बनाएं और कोई पानी भी उसमें नहीं फेंकेगा जो भी वहाँ नाले शाले चल रहे हैं। दूसरी तरफ बनीगाला में आबाद लोग अपनी आबादी के हक में सियासी और कानूनी दलाइल देने की भरपूर कोशिश करते हैं और बज़ाहिर इसमें कामयाब होते हुए नजर आते हैं। तो दैट इज़ समथिंग एल्स।
लेकिन जहाँ पर लीगली इन्होंने ये बनाया हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद बेसिकली 5 जोन्स में डिवाइड किया गया, जोनल रेगुलेशन एक्ट 1992 एंड देन 1993, इन्होंने इस्लामाबाद को 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया। अब 5 जोन में जब डिवाइड हो गया इस्लामाबाद, तो हर एक के लिए उन्होंने अलग क्राइटेरिया रख दिया। अब वो क्राइटेरिया जब आप मीट करते हैं तो ये जितना इलाका जा रहा है, जिसके बारे में स्पेसिफिकली आपने सवाल किया कि जो इसका फुजले के बारे में वो बात करते हैं, ये क्राइटेरिया तो फिर इसी के बिल्कुल 7 किलोमीटर रेडियस में तो आपके एम्बेसीज आ जाती हैं। तो क्या आपने उनको भी नोटिस दिए? उनके लिए भी कोई बंदोबस्त हुआ? उनका पानी कहाँ जा रहा है? सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। इन फैक्ट इसके ऊपर मेरी तो बड़ी सिंपल सी इसके अंदर आई थी, और लीगली भी ये इसके अंदर आया। इन्होंने जो लिखा है उसके बाद सो मोटो एक एक्शन हुआ 2007 में एक्स जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में, उसमें कुछ जगह स्पेसिफाइड की, उसमें भी मोड़ा नूर का नाम कोई नहीं है। हुकूमती माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने इस बात की मनसूबाबंदी कर ली है कि बनीगाला और बाराखऊ की आबादियों में 2 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी बदौलत इन आबादियों के आलूदा पानी को रावल डैम में गिरने से पहले साफ कर दिया जाएगा। वो PC1 है, बेसिकली 2 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने वाले हैं। जिस तरह इस वक्त बाराकऊ या इसके साथ जितनी आबादियां बढ़ रही हैं, उनमें से आबादियों में कहीं भी कोई भी मैकेनिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद नहीं है कि ये जितना पानी निकल रहा है इसको साफ़ करके दोबारा NEQS के अंदर ला के डिस्चार्ज किया जाए। इस मकसद के लिए उस इलाके में मैकेनिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होना ज़रूरी है। जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मैं एग्जांपल दूंगी, वहाँ पे भी इशू आ रहा था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कॉलोनी और हॉस्टल्स का, वेस्ट वाटर शादारा नाला में डिस्चार्ज होके आ रहा था, तो वहाँ उन्होंने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ कायम की है, लेकिन वो छोटी कैचमेंट एरिया है और ओकेशनल है, छुट्टियां हो जाती हैं हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो रेगुलर इन्फ्लक्स नहीं आता। लेकिन इन आबादियों में फिर भी रेगुलर इतना वाटर डिस्चार्ज आ रहा है, इसके लिए ज़रूरी है। तो ये एक PC1 जिसके अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का पूरा प्लान हो चुका है, जिस तरह CDA का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट I9 के एरिया में लगा हुआ है, ये लगाने का प्लान है। और ये PC1 इस वक्त हमारी रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास मौजूद है और वो उस पर वर्किंग। PC1 के अंदर इस मंसूबे की मुद्दत तो आज से 2 साल पहले मेंशन की गई थी, लेकिन अभी तक इस PC1 पे फर्दर अमल दरामद बहुत सारी वजूहात की वजह से नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये PC1 अप्रूव होने के बाद लगना शुरू हो जाता है, इसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन भी हो जाती है, फिर भी जो ऊपर की आबादियां हैं और वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करने वालों के लिए और इंडिविजुअल लोगों के लिए, वो जहाँ फार्म हाउसेस बना रहे हैं या घर बनाते जा रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़रूरत वहाँ फिर भी रहेगी कि ऊपर एक पूरा सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम का नेटवर्क हो जो उन सारे डिस्चार्जेस को कनेक्ट कर सके इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जो लगने हैं यहाँ पे। इसके लिए जगह भी आइडेंटिफाई कर दी गई थी उस PC1 में और कंप्लीट स्टडी भी हो चुकी है, लेकिन इस वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न में हमारे जब वाटर क्वालिटी पे प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाते हैं तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट भी हेल्थ पे काज करते हैं। तमाम इस वक्त की सूरत हाल को माहिरीन अफसोसनाक करार देते हैं। इनका कहना है कि अगर मुल्क से बाहर किसी को यह बताया जाए कि हम ताज़ा पानी के ज़ख़ीरे में आलूदा पानी को शामिल होने की इजाज़त दे रहे हैं तो वो हम पर हंसेंगे। जो ये रिजर्वायर की रिपोर्ट एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो इसकी कंट्रीब्यूटिंग हैं वो मैंने बताते खुद ऑब्ज़र्व की हुई है। मनाला लई ले लें, बाराकऊ से आने वाली लाइन्स ले लें, बनीगाला की देख, इट्स प्योर वेस्ट वाटर। बल्कि बहुत सारे तो नेचुरल नाले हैं जो इस्लामाबाद के इधर पहाड़ों मारगला से इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो खुश्क हैं, अब वहाँ वेस्ट वाटर चल रहा है। तो किसी को मतलब रिपोर्ट तो ऑफ कोर्स आपको बताएगी कि केमिकल की कंपोजिशन क्या है, लेकिन इस चीज़ को मेजर असेस करना है कि वो पानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखने से पता चल जाता है कि कितनी बड़ी तादाद में वेस्ट वाटर जो घरों का है वो आपके फ्रेश वाटर रिसोर्स में जा रहा है, जो कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। हाँ, इस इलाके के लोगों के साथ भी और वैसे भी इस प्लानट के साथ। पाकिस्तानी सूबाई हुकूमतों के पास और क्योंकि वाटर एंड सैनिटेशन का इशू जो है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है, बल्कि उससे भी नीचे लोकल गवर्नमेंट तहसील की ज़िम्मेदारी होती है। तो पैसों की तो मेरे नहीं ख्याल में कोई इतना मसला है। अगर आप उसका लोकल सोल्यूशन करें, यानी कि आप इसको एक मोहल्ला या एक कॉलोनी के पानी को एक जगह इकट्ठा करके वहाँ पे ट्रीट करके फिर रिलीज़ करें,
तो एवरेज हमारा नस्ट के साथ भी ये मिलके एस्टिमेट है कि पर हाउस होल्ड 10,000 सालाना खर्चा आता है। रावल डैम पर इस वक्त एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेट कर रहा है जो वासा ऑपरेट करता है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रावलपिंडी शहर को पानी सप्लाई होने से पहले पानी साफ़ करके रावलपिंडी शहर को फराहम करता है। लेकिन हुकूमत अब ये मनसूबाबंदी कर चुकी है कि 2 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, एक बनीगाला में और एक बाराखाऊ में, ताकि इन इलाकों से निकलने वाला पानी इंसानी फजले से पाक करके रिलीज़ किया जाए, रावल डैम में दाखिल किया जाए। CDA और वासा की नाअहली का सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये इदारे ना सिर्फ साफ पानी की फराहमी को मुमकिन बनाने में नाकाम रहे हैं, बल्कि ये इदारे जोड़वा शहरों के बाज़ इलाकों में पानी फराहम करने में भी नाकाम रहे हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी। अर्बनाइजेशन की जो स्पीड है इस्लामाबाद में, जो शहरी आबादियों के बढ़ने की रफ्तार जो है वो इतनी तेज़ है कि उसने हुकूमत और उसके इक़दामात को, जो उन्होंने अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट को रोकने के लिए किए हैं, उन इक़दामात को पीछे छोड़ दिया है अर्बनाइजेशन की स्पीड ने। और अब सूरत हाल ये बन गई है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत जो है वो रावलपिंडी शहर को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।